सांप नहीं, इंसान थे शेषनाग, जो नागवंश के राजा थे। प्राचीन काल में नाग शब्द का अर्थ आदमी होता था, इंसान होता था, लेकिन ये नागवंशीय लोग सांप की पूजा करते थे, इसलिए नाग राजाओं का राजकीय चिन्ह भी सांप था, जिसे उन्होंने कुछ इस तरह दर्शाया। यही कारण है कि समय के साथ नाग शब्द का अर्थ इंसान से बदलकर सांप हो गया। जो इंसान थे वो पौराणिक कहानियों में नाग देवता या नाग राक्षस बन गए। नाग डायनेस्टी के सिक्के आज भी मौजूद है, जो भारत सहित इंग्लैंड के म्यूजियम में भी रखे हैं। अब क्या ये सिक्के सांपों के थे? क्या आप कहेंगे कि सांपों की एक अपनी डायनेस्टी थी? नहीं ना। एक एग्जाम्पल से समझिए। लोग अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं, चंद्रवंशी बोलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सूरज है या चंद्रमा है। इसी तरह नाग का अर्थ भी आदमी से था। भदंत आनंद कौशल्यायन ने अपने शब्दकोश में नाग का अर्थ इंसान ही बताया है। इन्हीं नागों के नाम पर आज कई स्थान हैं, जैसे कश्मीर में अनंतनाग, राजस्थान में नागौर, मध्य प्रदेश में नागदाह, महाराष्ट्र में नागपुर। इन्हीं के नाम पर नाग लिपि नागिरी लिपि रही है। भारत में आज भी नाग पंचमी मनाई जाती है, जो नागवंश से संबंधित है। और तो और एक नाग जाति के लोगों की वजह से ही एक पूरे स्टेट का नाम नागालैंड है। अब कोई वहां पर सांप तो नहीं रहते तो इंसान ही है, जो नागवंश से या नाग जाति से जुड़े हैं। यहाँ तक कि हड़प्पा की सभ्यता भी नागवंश से जुड़ी थी, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, और मात्र सत्तात्मक वंश केवल सिर्फ और सिर्फ नागवंश ही रहा है, जो आज भी है। भारत में सबसे पहले 16 जनपदों का वर्णन मिलता है, जिन पर क्रमशः पूर्ववर्ती नागवंश के वंशजों जैसे हर्यक वंश, शाक्य वंश, ओकाकू वंश, इक्ष्वाकु वंश, कोलिये, मल्ल, विदेही, लिच्छवी और शिशुनाग, नंद और मौर्य जैसे वंश प्राचीन नाग वंश के ही वंशज रहे हैं। हर्यक वंश के अंतिम राजा का नाम नागदशक था, जिसके नाम में ही नाग जुड़ा है। अशोक के शासन काल में पण या पणो नाम के सिक्के चलते थे, और पण नागवंश से जुड़ा है। दक्षिण के संगम साहित्य में मौर्यों को नागों का वंशज बताया गया है। राजपूताना के प्राचीन इतिहास और शिलालेखों में भी मौर्य वंश को नागवंश का ही बताया गया है। अब बुद्ध के समय पर आई है। बुद्ध के समय पर रामगाम के कोलिये राजा नागवंशीय थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धातु अवशेषों पर बने 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोलकर उनके धातु अवशेषों को 84,000 हिस्सों में बांटकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन एक स्तूप को अशोक नहीं खोल पाए थे, और वो यही स्तूप था, रामगाम का स्तूप, जिसे नागों ने सम्राट अशोक को देने से मना कर दिया था। इसकी कहानी पूरे बौद्ध ग्रंथों में बिखरी पड़ी है, यहाँ तक कि पत्थरों पर, शिलाओं पर भी अंकित है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में खुद बुद्ध को भी ओकाकू यानी कि इक्ष्वाकु कुल का नागवंशी बताया गया है। नागवंशी इक्ष्वाकु ही बाद में शाक्य, कोलिये, मल्ल, लिच्छवी और मौर्य जैसे नाम से जाने गए। वकाटक वंश भी नाग ही थे। कश्मीर में करकोटक नागवंशी थे। जिनमें टक जुड़ा है वो सब नागों से जुड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तो टक से जुड़े सभी स्थानों और राजाओं को वकाटक वंशीय बताया। उनके अनुसार कर्नाटक का नाम भी टक पर आधारित है, जो वकाटकों से संबंधित है। तक्षक भी नागवंशी ही थे, जिन्होंने तक्षशिला महाविहार बनवाया था। तक्षक लोग शिल्पकार थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार तक्षक और तक एक ही है। मध्य प्रदेश में एक स्तंभ मिला है वकाटकों का, उस पर लिखा है वकाटक चक्र, जिसके नीचे अष्टांगिक मार्ग का बुद्ध का चक्र बना है, और यही चक्र वकाटकों का राजकीय चिन्ह था। अजंता की गुफाओं में 16, 17 और 19 का निर्माण इन्हीं नाग राजाओं की देन है, इन्हीं वकाटकों की देन है। 16 नंबर की गुफा में बुद्ध की सुंदर शिला चित्र उकेरे गए हैं। वहीं 17 नंबर की गुफा में बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी कई कहानियों के चित्र बने हैं, जो आज भी मौजूद है। और 19वीं नंबर की गुफा तो बाहर से आपको इतने आश्चर्य में डाल देगी। इतनी सुंदर नक्काशियां बनी हैं वकाटकों द्वारा, और बुद्ध के बहुत ही सुंदर शिला चित्रों को इन पर उकेरा गया है। ये वकाटकों की ही देन है। वकाटकों का साम्राज्य बहुत बड़ा रहा है। टकों ने ही टका चलाया, जो आज भी बांग्लादेश की मुद्रा है। इन्हीं के नाम पर टकसाल है, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। पंजाब में आज भी टक भाषा है, और लिपि है टाकिरी लिपि। जैसे नागों की नागिरी लिपि, वैसे ही टकों की टाकिरी लिपि। तक्षक और टक एक ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। टक से जुड़े जितने भी राजा हैं और वंशज रहे हैं, करकोटक या वकाटक, ये सभी मूल रूप से नागवंशी रहे हैं। यहाँ तक कि चीन में नांगचेन नाम की एक जगह है, जो तिब्बत और चाइना के बॉर्डर में है। वहाँ 2000 साल पुराना बुद्ध स्तूप आज भी मिला है। नांगचेन भी नागों से संबंधित है। यहाँ तक कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन किया गया, लेकिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारे पूर्वज नागवंशी ही थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। बौद्ध धर्म के संरक्षण और विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है नागवंश ने। ये बाबा साहब की स्पीच में बाबा साहब ने कहा है।
बुद्ध के ऊपर इस तरह 5 मुख या 7 मुख वाला सांप एक सिंबॉलिक रूप में नागवंश द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण को दर्शाता है। यानी नागों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और उसका विस्तार किया।